गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अभिषेक दीक्षित कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमने कल समाप्त किया था उसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। और आज मैंने पहले से ही माइंड मैप बना दिया है ताकि थोड़ा समय की बचत की जा सके और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन या भौगोलिक विस्तार पढ़ा था उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मैंने मिठानकोट को जो बताया था, जो साइड लोकेट की थी मिठानकोट उससे नीचे है जहाँ पर 5 नदियाँ या 5 रिवर्स जाकर सिंधु नदी से मिलती हैं, उसी को मिठानकोट बोलते हैं। वैसे ये मैं जब भी कभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें कवर करा दूंगा बहुत आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता का नामकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको क्या पढ़ना है? हमें आज पढ़ना है सभ्यता का नामकरण, यानी नेमिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस सभ्यता को, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है नामों से। तो अगर हम नामकरण में पहली बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण में, तो इसे पहले कहते हैं हड़प्पन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हिंदी में कहेंगे हड़प्पाई सभ्यता। अब ये क्यों कहते हैं ये समझिए कि एक स्थान विशेष के, एक स्थल विशेष के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों कर दिया गया। दरअसल जो फर्स्ट साइट फाउंड हुई थी, यानी जो पहली साइट खोजी गई थी इस सभ्यता की, यानी अगर हम बात करें फर्स्ट साइट यानी प्रथम स्थल, अगर हम प्रथम स्थल की बात करें वो कौन सा खोजा गया था। सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली थी, तो सबसे पहला जब जानकारी मिली थी, जो हमको कुछ एविडेंस मिला था, जो साइट खोजी गई थी, वो प्रथम साइट कौन सी थी? वो प्रथम साइट थी हड़प्पा। यानी वो प्रथम साइट कौन सी थी? वो प्रथम साइट हड़प्पा थी। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रथम स्थल हमें ज्ञात हुआ था, प्रथम साइट हमने खोजी थी, उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें, इसका दूसरा क्या प्रचलित नाम है, तो दूसरा इसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो चैप्टर का नेम मैंने डाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इसे हिंदी में कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। अब समझते हैं कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, यानी इस पूरी सभ्यता को हम इस सभ्यता मतलब इस नाम से क्यों जानते हैं। तो दरअसल बात क्या थी, जितनी भी इसकी आरंभिक या अर्ली साइट्स थी, जितनी भी इस सभ्यता की आरंभिक जो पहले साइट्स ज्ञात हुई थी, अर्ली साइट्स थी, वो हमको किस नदी पे किनारे मिलती हैं? इंडस रिवर के आसपास मिलती हैं। यानी हम सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सभ्यता को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो भी प्रारंभिक स्थल खोजे गए थे वो सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए हमने इसका नाम ये रख दिया। अब तीसरा हम देखें, इसे किस नाम से पुकारते हैं, तो तीसरा हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कांस्य युगीन सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता तो कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए। तो अगर हम देखें कि सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तो दरअसल इस सभ्यता में पहली बार क्या हुआ था, पहली बार इस सभ्यता के लोगों ने कॉपर प्लस टिन, यानी तांबा और टीन को मिलाकर किसका निर्माण किया था? कॉपर और टीन को मिलाकर इन्होंने निर्माण किया था ब्रॉन्ज का, या हम कहें तो कांस्य का या कांसे का। तो चूंकि पहली बार मानव सभ्यता में किसका निर्माण किया गया था? ब्रॉन्ज यानी कांस्य का निर्माण किया गया था, इसलिए इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने पहली बार कॉपर यानी तांबा और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज का निर्माण किया गया था। जो चौथा एक इंपॉर्टेंट नाम है इस सभ्यता का, इसे इस नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम इसका नाम देखें तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट अर्बन
फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन या इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं या फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय सभ्यता या क्रांति जो भी कह लीजिए, प्रथम नगरीय क्रांति कर देते हैं। इसे हम प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं? दरअसल अगर हम देखें तो इस सभ्यता को हम फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन या प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि राइज ऑफ सिटीज यानी नगरों का अगर हम उदय की बात करें, राइज ऑफ सिटीज की बात करें, तो फर्स्ट टाइम इसी सभ्यता में होता है। यानी इससे पहले नगर अस्तित्व में नहीं थे, इससे पहले ग्रामीण संस्कृतियां थी, रूरल कल्चर्स थे, लेकिन ये पहली सभ्यता थी जिसमें नगरों का उदय हुआ, नगर अस्तित्व में आए। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन या प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इसके नामकरण की बात आती है, वैसे तो इसको बहुत नामों से जानते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है और जो इंपॉर्टेंट है वो ये 4 नाम है। इससे लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्रथम साइट खोजी गई थी, प्रथम स्थल खोजा किया गया था, वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त किया गया था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, हमने पिछली क्लास में देखा था, जो रावी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए कहते हैं? इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो प्रारंभिक स्थल थे, अर्ली साइट्स थे, वो सिंधु नदी के आसपास ही थे, इसलिए इसे हमने तब उसका नाम रख दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि वर्तमान में जब और जगह इसके स्थल मिलने लगे तो इस नाम की प्रासंगिकता थोड़ी कम हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, यानी कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव ने पहली बार कॉपर और टीन यानी तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य या ब्रॉन्ज का निर्माण किया था, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम इसे फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं। तो अगर हम बात करें हम इसे फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, तो पहली बार भारत में नगरों का उदय किस सभ्यता में हुआ? इसी सभ्यता में हुआ, तो इसलिए हम प्रथम नगरीय क्रांति भी इसे कहते हैं। तो ये हमने देख लिया एक पार्ट जो आज हमें कवर करना था और पिछले क्लास में हम कवर नहीं कर पाए थे। अब बात करेंगे अर्बन प्लानिंग की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और उसको बीच में लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अगर हम बात करें अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग, कुछ भी कहिए, सब एक ही बात है, अर्बन प्लानिंग की, यानी अगर हिंदी में हम इसे कहें तो हम कहेंगे नगर नियोजन या शहरी नियोजन। नगर नियोजन या शहरी नियोजन। अब इससे हम क्यों पढ़ते हैं, हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने इसका विकास कैसे किया, यानी नगर, जो उनके नगर बने थे, उनकी जो सिटीज थी वो किस शेप में थी और कैसी वहां पर सड़कें थी, उनके घर कैसे थे, ठीक है, उन्होंने ड्रेन सिस्टम कैसा बनाया था, वाटर कंजर्वेशन करते थे या नहीं करते थे, तो इसमें सब देखेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है जो एक मैंने सिनॉप्सिस ड्रॉ किया है इसको पढ़ने का, जो साइंटिफिक तरीका है। अगर आप चाहें तो आपको एक ऐसे जैसा मिलता है, आपको जितनी बुक्स खोलेंगे उसमें ऐसे जैसा दिया होगा कि यहाँ पर ये होता था, तो उससे क्या होता है, आप पढ़ लोगे, आप 10 बार पढ़ोगे, आपको लगेगा आएगा, लेकिन क्या होता है आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि एग्जाम में आता है, दिमाग में बात स्लिप कर जाती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ट्रिक ड्रॉ की है। अब ट्रिक देखिए क्या है, मैंने कहा है कि अगर एक ट्रिक ड्रॉ करें, इस पर क्या ट्रिक ड्रॉ करें, मैं कहता हूँ कि सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली वाली, यानी SRHDW, यानी सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली वाली। अब हम ये सारी हेडिंग्स देके इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसका S वर्ड उठा लें, अगर हम इसका S वर्ड उठाएं, तो S वर्ड अगर हमने इसका उठाया तो हम देखते हैं कि अगर हम इसका S वर्ड उठाएं तो S को हम यहां उतार कर लाते हैं, तो S का मतलब हो गया सेटलमेंट, SETTLEMENT। सेटलमेंट मतलब होता है बस्ती
ठीक है, एस का यहाँ मतलब क्या हुआ, सेटलमेंट या बस्ती। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसा था, बस्तियां कैसे थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बस्तियों की बात करें तो बस्तियां मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। 2 पार्ट्स कैसे होते थे आपको दिखाता हूं मैं ड्रॉ करके। यहां से मैं शुरू करता हूं। बस्तियों में क्या था, एक पार्ट छोटा होता था और दूसरा पार्ट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हो गया, ये बड़ा पार्ट होता था। ठीक है, यानी जो बस्तियां थी या सेटलमेंट्स थे तो वो कैसे शेप में होते थे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये पूर्वी ये पश्चिमी। यानी अगर इसको हम कहें पूर्वी और ये पश्चिमी, पश्चिमी पार्ट है। ठीक है, ये पूर्वी पार्ट है, ये पश्चिमी पार्ट है। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता था पश्चिमी पार्ट, ये एक ऊंचे स्थान पर बना होता था। ठीक है, यानी ये एक ऊंचे बेस पर बना होता था और ये इतनी ऊंचाई पर नहीं बना होता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम दोनों पार्ट्स को देखें तो इन दोनों पार्ट्स के चारों तरफ दीवारें होती थी। इसको भी चारों तरफ दीवार ने घेर लिया सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, और इसको भी दीवारों ने घेर लिया। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियां थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न। ईस्टर्न पार्ट बड़ा था, ठीक है, लेकिन कम ऊंचाई पर था। वेस्टर्न पार्ट छोटा था तो अधिक ऊंचाई पर था और दोनों दीवारों से घिरे थे। आइए बात कर लेते हैं, इसका थोड़ा सिनॉप्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम बात करें सेटलमेंट या जिसे हम कह रहे हैं बस्तियां, बस्ती की बात करते हैं तो हम देखें कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बस्तियों को, ईस्टर्न यानी पूर्वी और इधर जाकर वेस्टर्न, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसको इधर डायरेक्शन सेम ही रखते हैं, क्योंकि ये ईस्ट है इसलिए इसको ईस्टर्न मानेंगे, ईस्टर्न और ये वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, यानी पूर्वी, और ये पार्ट अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी पार्ट या पश्चिमी सेक्शन। अब हम देखते हैं जो ये पार्ट था यानी जो वेस्टर्न पार्ट था, इसमें हमने क्या देखा, इस पार्ट की, वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, वहीं अगर हम इसके एरिया की बात करें यानी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या है, कम है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट की देखें तो हाइट इसका सेम उल्टा है, आप उल्टा कर दीजिए, हाइट क्या होगी ईस्टर्न पार्ट की हाइट कम है और एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने देखा जो मैंने ये रेड कलर से ड्रॉ किया है, जो थोड़ा, ठीक है, तो हम देखते हैं कि दोनों जो सेक्शन थे ये दीवारों से घिरे थे, यानी सराउंडेड बाय वॉल, दीवार से घिरे थे। ये सेक्शन भी घिरा था और इसमें भी क्या होगा, सराउंडेड बाय वॉल, ये भी घिरा था, यानी दीवार से ये दोनों घिरे थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो ये पार्ट था जो दीवार से घिरा था, इसे हम कहते हैं सीटाडेल, यानी CITADEL। सीटाडेल मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में हम इसको बोलते थे दुर्ग। ठीक है, या गढ़ी भी कहते हैं लेकिन मेनली इसको दुर्ग कहते हैं। और अगर जो हम ईस्टर्न पार्ट पर नजर डालें तो ईस्टर्न पार्ट इसको कहते थे दुर्ग या सीटाडेल, इसको कहते थे लोअर टाउन, या हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, निचला शहर कहेंगे। ठीक है, तो हमने समझा इसको। अब ये बात थी कि अच्छा ये तो सब हो गया लेकिन इसमें रहता कौन था, तो इसमें ऐसा लगता है मतलब इसको समझने के बाद, सारे इसकी स्ट्रक्चर को देखने के बाद, कि इसमें रूलिंग क्लास रहता होगा। रूलिंग क्लास मतलब शासक वर्ग,
रूलिंग क्लास या शासक वर्ग, शासक वर्ग। वहीं अगर हम देखें कि ईस्टर्न पार्ट में कौन रहता होगा, तो ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पर सिटीजन्स यानी कॉमन सिटीजन, सामान्य नागरिक, सिटीजन्स या नागरिक हम कहें हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर कौन रहता होगा, यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स या व्यापारी होंगे, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन मतलब शिल्पकार, या अगर हम बात करें आर्टिशंस एक्सेट्रा, और लेबर्स, श्रमिक, लेबर्स ईटीसी एक्सेट्रा। अगर हिंदी में हम कहें तो हिंदी में हम कहेंगे सिटीजन्स को नागरिक, ट्रेडर्स को व्यापारी कहेंगे। उसके बाद क्राफ्ट्समैन को शिल्पकार कहेंगे, आर्टिसंस को कारीगर कहेंगे, और लेबर्स को क्या कहेंगे, श्रमिक कहेंगे। तो ये हमने पूरा समझ लिया। चलिए एक बार लास्ट में फिर से देख लेते हैं सेटलमेंट की बात। यहाँ पर बस्तियाँ कैसी पाई जाती थी, यहाँ पर बस्तियाँ दो भागों में विभाजित होती थी ज़्यादातर शहरों में, एक ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट ऊंचाई पर था लेकिन उसका एरिया कम था, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट की हाइट अधिक है लेकिन एरिया कम है। उसके बाद हम अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो इसकी हाइट कम है लेकिन एरिया ज़्यादा है। दोनों पार्ट सिक्योरिटी या सुरक्षा के लिए दीवारों से घिरे थे, तो सराउंडेड बाय वॉल हो गया। जो वेस्टर्न पार्ट था इसको हम सिटाडेल या दुर्ग कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग या ईस्टर्न पार्ट को हम लोअर टाउन या निचला शहर कहते हैं। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऊंचा भाग था ये रूलिंग क्लास यहाँ पर रहता था, ईस्टर्न पार्ट में कॉमन सिटीजन, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस, लेबर्स यानी नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते होंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम्स में घुमाते हैं, इसका एक एक्सेप्शन भी है, यानी एक अपवाद भी है। एक्सेप्शन है धौलावीरा, यानी अपवाद क्या है, अपवाद है धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, लूनी नदी के तट पर। धौलावीरा में क्या है, बाकी सारे जितने भी नगर है वहां पर नगर में बस्तियों का विभाजन दो पार्ट्स में हो जाए, लेकिन धौलावीरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 भागों में विभाजन हुआ, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। तो ये याद रखिएगा कि इस जो पूरी सेटलमेंट सिस्टम है इसका एक्सेप्शन कौन है, तो धौलावीरा है। तो ये आपने पूरा समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका देखा, यानी हमने एस का मतलब देखा। अब हम थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो हम उसके बाद अब देखेंगे आर का मतलब। तो आर का मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो आर का मतलब यहाँ पर हम लेंगे रोड से, यानी सड़कें कैसी थी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर सड़कें कैसी थी या रोड कैसी थी, हमने सेटलमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे रोड्स की बात करते हैं, यानी रोड्स, डीएस, सड़कें, ठीक है। तो सड़कों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में रोड्स थी, पहली बात तो ये सारी रोड्स, पहले मैं एक डायग्राम रोड्स का बना देता हूं, उसके बाद समझते हैं। अगर हम देखें रोड्स कैसी थी, तो रोड्स कुछ इस शेप में थी। ठीक है, ये क्या है, ये रोड्स हैं। तो पहली बात अगर हम देखें कि रोड्स कैसी होती थी, तो पहला पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो रोड्स होती थी कच्ची, रॉ रोड्स, यानी हिंदी में अगर हम इसे कहें तो हम कहेंगे कच्ची सड़कें। तो पहली बात हमें क्या पता चली कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें होती थी या रोड होती थी वो कैसी होती थी, वो होती थी कच्ची, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन देखना जरूरी होता है। एक्सेप्शन है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो क्या है, मोहनजोदारो में रोड क्या है, वो हम कहें तो मोहनजोदारो में पेव्ड रोड्स हैं। पेव्ड मतलब पक्की सड़कें, यानी पक्की सड़कें। लेकिन बाकी लगभग सारी जगह पर सड़कें कैसी हैं, कच्ची सड़कें।
तो मोहनजोदारो एकमात्र स्थल, एकमात्र या कहें या ये कहें कि ज़्यादातर अधिकांश जो भी नगर हैं उसमें रोड कच्ची हैं, और मोहनजोदारो एक अपवाद है, उसमें रोड कैसी है, पक्की सड़कें हैं। अब एक दूसरी बात हम देखें तो यहाँ की जो भी रोड सिस्टम है या सड़क प्रणाली है वो कैसी है, वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर हम कहें जाल प्रणाली, प्रणाली यानी आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि रोडों का ऐसा जाल बिछा होगा। अगर हम ये देखें, गौर करें तो हम क्या देखते हैं कि रोड का एक जाल जैसा बिछा दिख रहा है, तो यही क्या है, यही है ग्रिड सिस्टम। उसके बाद अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हड़प्पा सभ्यता की रोडों के बारे में, सड़कों के बारे में, तो ये क्या करती थी, दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब अगर हिंदी में हम कहें कि ये जो भी सड़कें थी ये समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण पर काटती थी। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि ये जो रोडें थी वो कच्ची थी, ठीक है, बस एक इसका अपवाद है मोहनजोदारो जहां पर पक्की सड़कें थी। दूसरा हम देखते हैं ग्रिड सिस्टम पर आधारित, यानी जाल जैसा दिख रहा है पूरा बिछा हुआ, तो जाल प्रणाली है ये। और तीसरी बात क्या है, इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल पर, यानी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये रोड सीधी जा रही थी, इस रोड ने यहाँ काटा, एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, समकोण पर काटती थी, तो ये हमने दूसरी चीज देख ली इसकी। अब हम एच का मतलब देखेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली वाली, तो एच का मतलब देखते हैं। अगर हम बात करें एच की तो एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब हम लगाएंगे हाउस या मकान से। अगर हम मकान की बात करें हड़प्पा सभ्यता में, तो आप एक चीज पहले नोटिस करिएगा कि लगभग सभी मकानों में, तो पहले देख लेते हैं कॉमन क्या चीजें हैं। लगभग सभी मकानों में एक आंगन है, यानी कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन है, ठीक है, पहली चीज हो गई, याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या होगा, सब में, लगभग सभी घरों में एक किचन है, या हिंदी में कहें तो रसोई घर, रसोई घर है, ठीक। उसके बाद अगर एक इंपॉर्टेंट देखें तो लगभग सभी घरों में एक बाथरूम है। जैसे मॉडर्न हाउसेस होते हैं, लगभग पूरा सिस्टम वैसा इनका दिख रहा है, बाथरूम है, ठीक है। अब बाथरूम को हिंदी में बाथरूम बोलेंगे या स्नान गृह बोलेंगे, स्नान गृह, ठीक। उसके बाद अगर हम इसकी एक और बात करें तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम घरों में, घरों के अंदर याद रखिएगा, हमको किसके एविडेंस मिले हैं, एविडेंस ऑफ वेल्स मिले हैं, एविडेंस ऑफ वेल्स यानी कुएं के साक्ष्य मिले हैं, कुएं के साक्ष्य मिले हैं ज़्यादातर घरों में। तो हमने क्या देखा, पहली चीज़ ये हो गई कि सभी घरों में एक आंगन है, एक किचन है, एक बाथरूम है, और बहुत सारे घरों में, अधिकतम घरों में कुएं के हमको एविडेंस मिले हैं, कुएं के अवशेष मिले हैं, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद अगर हम देखें तो घरों की अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के घर जो थे, तो मैक्सिमम जो घरों का निर्माण होता था वो किन ईंटों से होता था, वो होता था पेव्ड ब्रिक्स से। यानी अगर हम कहें पेव्ड ब्रिक्स, पेव्ड मतलब होता है पक्की, और ब्रिक्स मतलब होता है ईंटें, पक्की ईंट से, पक्की ईंटों से होता था निर्माण घरों का, ठीक है। और बहुत सारी ईंटें प्रयोग की जाती थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ईंट थी जिसका प्रयोग किया जाता था, उसका जो रेशियो था, अगर हम ईंट की बात करें तो ईंट, उसका रेशियो था 4:2:1। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो ज़्यादातर घर मिले हैं पक्की ईंटों के बने, उस ईंट का रेशियो है 4:2। यानी 4 क्या है, लेंथ है, यानी लंबाई है, 2 क्या है, विड्थ है, यानी चौड़ाई है, और 1 क्या है, अगर हम 1 की बात करें तो 1 क्या है, 1 क्या होगा यहाँ पर, मोटाई होगी, यानी थिकनेस है, थिकनेस या मोटाई, मोटाई कह लें,
ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ज़्यादातर पक्की ईंटों के मकान हैं और क्या है, उनकी जो सबसे ईंटें कई प्रकार की हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग होती थी। जो सबसे स्टैंडर्ड या सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली ईंट है, उसका साइज क्या था? उसका जो साइज था 4:2:1 के रेशियो में था, जहाँ 4 लंबाई थी, 2 चौड़ाई थी और 1 मोटाई थी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? अगर हम एक्सेप्शन की बात करें यानी अपवाद की बात करें, तो यहाँ पर एक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा यानी हिंदी में कहें तो कालीबंगा, जहां पर जो मकान बने हैं वो पक्की ईंटों से नहीं बने। यहां पर मकान पक्की ईंटों से बने, लेकिन कालीबंगा एक अपवाद है जहां पर मकान किससे बने हैं? कच्ची ईंटों से बने हैं। यानी यहां पर हम देखें तो रॉ ब्रिक्स, कच्ची ईंट से, रॉ और ब्रिक्स मतलब ईंट, कच्ची ईंट से मकान बने हैं, कच्ची ईंटों से मकान बने हैं। तो ये याद रखिएगा। ये हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता में जो भी मकान थे उनके बारे में। सबसे पहली बात कि हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक मकान में एक आंगन होता था, फिर क्या होगा, एक किचन था, एक बाथरूम था और लगभग अधिकतम घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटें कैसी होती थी? पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। और जो ईंटें सर्वाधिक लोकप्रिय थी उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं 4:2:1 रेशियो वाली ईंटें, जिनमें 4 लंबाई है, 2 चौड़ाई है और 1 इसकी मोटाई है। और जो पक्की ईंट, लेकिन एक ऐसा स्थल था जो अपवाद है इस पूरे सिस्टम का, वो है कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम घरों में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले, लेकिन कालीबंगा में जो मकान बने हैं वो कच्ची ईंटों से बने। तो हमने क्या देख लिया? SRS देख लिया। अब हम देखेंगे DW। हमने SRS समझ लिया, अब हम देखते हैं DW, ठीक है। अब एक चीज और चाहे देख लीजिए इसमें कि एक चीज अगर इसमें अगर आप एक जोड़ना चाहें तो ये देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में, या आगे देख लेंगे उसको, कोई समस्या नहीं। हड़प्पा सभ्यता में जो हाउस थे उनका जो दरवाजा था वो मेन रोड पर नहीं खुलता था, बल्कि वो किस तरफ खुलता था? वो खुलता था किधर? वो खुलता था बैक स्ट्रीट पर, यानी पिछली गली पर। हाउस डोर जो था, हाउस डोर या विंडोज की अगर हम बात करें, खिड़कियों की बात करें, तो ये सभी फ्रंट डोर यानी रोड की तरफ इनका मुख नहीं होता था, बल्कि ये बैक स्ट्रीट या पिछली गलियों की तरफ होती थी। बैक स्ट्रीट या पिछली गलियों की तरफ होती थी। क्यों? क्योंकि ये लोग बचना चाहते थे किससे? ये लोग बचना चाहते थे डर्ट, यानी डर्ट मतलब गंदगी। उसके बाद हम देखें एक्सीडेंट, ठीक है। तो इनके जो दरवाजे होते थे वो पिछली गली में क्यों होते थे? क्योंकि ये डस्ट, क्योंकि ये धूल, मिट्टी और गंदगी प्लस एक्सीडेंट से बचने के लिए इन्होंने अपने दरवाजे किधर बनाए थे? इन्होंने अपने दरवाजे अपने घर के मेन रोड की तरफ नहीं बनाए थे, बल्कि जो पिछली गलियां होती थी वहां इनके मेन दरवाजे और खिड़कियां होती थी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इसका क्या है कि जहां पर इसका एक्सेप्शन है लोथल जो गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के तट पर, वहां पर क्या है? दरवाजे और जो खिड़कियां हैं वो पिछली गलियों में ना खुलकर मेन रोड पर खुलती हैं। तो ये हमने क्या समझ लिया? हाउस समझ लिया। अब हम देखते हैं आगे। उसके बाद हमने सनराइजर्स हैदराबाद पूरा देख लिया। अब हम देखते हैं दिल्ली वाली। तो 4 अगर हम देखें तो 4 होगा ड्रेनेज सिस्टम या जल निकास प्रणाली। ड्रेनेज सिस्टम या हिंदी में कहें जल निकास प्रणाली। अगर ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं जल निकास प्रणाली। तो यहाँ इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ जल निकास प्रणाली का। तो यहाँ पर क्या सिस्टम था कि एक मेन ड्रेन होती थी या एक मुख्य नाली होती थी, और इस नाली से बहुत सारी छोटी छोटी नालियाँ जुड़ी होती थी। जैसा कि आज आप वर्तमान में मॉडर्न सिटीज़ में देखते हैं, ऐसा सिस्टम रहता है कि एक ड्रेनेज सिस्टम होता है बेहतरीन सा। वैसा आप हड़प्पा सभ्यता में आज से 5000 वर्ष पूर्व इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। तो ये गौर करने लायक है कि एक ड्रेनेज सिस्टम में
बहुत सारी, ये क्या होता था, ये मुख्य नाली या मेन ड्रेन थी, ड्रेन या मुख्य नाली इसको बोल सकते हैं। और ये सभी जो घरों से निकलती थी नालियां, घरों का गंदा पानी लेकर आती थी, वो इससे मिल जाती थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हम इस सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, तो हम बात करें अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की, तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या था कि ये जो रोड के किनारे नालियां थी ये ढकी हुई थी। ड्रेन, जितनी भी ड्रेन्स थी रोड के किनारे, वो सभी क्या थी, कवर्ड थी। कवर्ड यानी नालियां, नालियों की अगर हम बात करें तो नालियां कैसी थी, नालियां ढकी थी। ठीक है, दूसरी बात करें हम, ये जितनी भी घरों से नालियां निकलती थी ये जाकर आगे एक बड़े ब्लॉक में मिल जाती थी जिसे हम मुख्य नाली या मेन ड्रेन कहते थे। तो अगर हम ये देखें कि ये पहली बात तो ये होगा कि ये कवर्ड रहती थी। ठीक है, ये कवर्ड रहती थी, जो भी होती थी ये ढकी हुई रहती थी ताकि बीमारियां ना फैले। अब दूसरी बात देखते हैं कि ये जो भी छोटी छोटी नालियां होती थी ये किस में मिल जाती थी, ये सारी नालियां किस में मिल जाती थी, ये नालियां किस में मिलती थी, बड़ी नाली में। तो कनेक्ट विथ मेन ड्रेन, मेन ड्रेन। मुख्य नाली से जुड़ी थी, मुख्य नाली से जुड़ी। तो हमने क्या देखा, अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें कि जो यहाँ की जल निकास प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम था, तो सभी घरों से छोटी छोटी नालियाँ निकली होती थी, सड़क के किनारे नालियाँ ढकी हुई थी। ठीक है, और ये छोटी छोटी नालियाँ सभी किस में जाकर मिल गई थी, ये मेन ड्रेन सिस्टम या मुख्य नाली में मिल गई थी। ठीक है, और मुख्य नाली इन सभी आसपास के क्षेत्रों का पानी लेकर जाती थी। ठीक है, ये हमने देख लिया ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम इसके बाद की बात करें वाटर कंजर्वेशन की, अब हम इसके बाद के यानी सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली, वाली। तो अब बचा कौन, वाली। तो अभी तक आपने क्या देख लिया, अभी तक आपने SRSD देख लिया। अब बचता है W यानी वाटर कंजर्वेशन। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ को हम कह सकते हैं वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण प्रणाली, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यानी जल संरक्षण प्रणाली, जल संरक्षण प्रणाली की बात कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम जल संरक्षण प्रणाली की बात करें तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जिन भी साइट्स में वर्षा कम होती थी, यानी अगर हम कहें लैक ऑफ रेन, या हम लिखते हैं जहां पर वर्षा या रेन क्या होती थी, कम होती थी। ठीक है, ये साइन नीचे की तरफ है तो कम, अगर मैं ऊपर बनाता तो इसका साइन होता कि ज्यादा होती थी। ठीक है, दूसरी बात जो अगर है कि जो ग्राउंड वाटर था, ग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल। तो अगर मैं कहता हूं कहीं पर वर्षा कम हो रही है और ग्राउंड वाटर सूटेबल या पीने योग्य नहीं है, यानी भूमिगत जल जो है वो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। तो अब इन लोगों के पास ऑप्शन क्या बचता है, तो ये लोग क्या होगा कि जब भी बारिश होगी, बारिश कम होती है लेकिन होती है, तो जैसे ही बारिश होगी तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वर्षा जल इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के लिए ये वाटर रिजर्वायर बनाते थे। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल है धौलावीरा। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो धौलावीरा इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा में क्या था, धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित था, लूनी नदी के तट पर। और गुजरात में मानसून कहीं पर टकराता नहीं है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मानसून पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि यहाँ पर बारिश क्यों कम होती है। तो क्या होता था कि धौलावीरा में वाटर रिजर्वायर बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने क्यूबॉइड देखा होगा, घनाभ देखा होगा, तो किस शेप में होता है, इस शेप में होता है। ठीक है, तो धौलावीरा में जो वाटर रिजर्वायर थे वो इसी शेप में होते थे। ठीक है, और इस शेप में क्या होता था, इस शेप में क्या होता था, जब बारिश होती थी तो ये भर जाते थे,
यानी अगर मैं कहूँ कि बारिश के दौरान ये रिजर्वायर बने थे या वाटर रिजर्वायर बने थे जल संरक्षण के लिए, तो बारिश के दौरान ये भर जाते थे। और इनको भरा क्यों जाता था? ताकि बारिश होती है कम, तो जब भी हो रही है इसको आप भर लीजिए, वरना क्या हो जाएगा, आगे पानी की कमी हो जाएगी। तो ये लोग जो ये धौलावीरा का क्या था, वाटर रिजर्वायर था, वाटर रिजर्वायर जो था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, चूंकि धौलावीरा में बारिश भी कम होती थी और जो भूमिगत जल था वो भी पीने योग्य नहीं था, तो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर रिजर्वायर बने हैं। और रिजर्वायर क्यों बने हैं? ताकि जब भी वर्षा हो तो उसके पानी को इकट्ठा किया जा सके और पूरे वर्ष अपनी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा सबसे पहले सेटलमेंट कंप्लीट हो गया, यानी बस्तियां हमने देखा कि दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक को क्या बोलते थे, एक को दुर्ग या सिटाडेल बोलते थे, दूसरे को लोअर टाउन बोलते थे, वो हमने समझा। उसके बाद हमने देखा रोड, इनकी ग्रिड प्रणाली थी रोड में, यानी सारी रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। तीसरे की बात करें हाउसेस की, तो हाउसेस जो इनके थे वो पक्की ईंटों के बने थे या पेव्ड ब्रिक्स से बने थे। और हाउसेज में एक और बात क्या थी कि जो ईंट यूज होते थे ज्यादातर वो 4:2:1 के रेशियो में थे, जिसमें 4 उसकी लेंथ थी, 2 उसकी विड्थ थी और 1 क्या थी, 1 थिकनेस या मोटाई थी। उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो जल निकासी की एक अच्छी प्रणाली, उत्तम प्रणाली यहाँ पर थी। जल निकासी सिस्टम कैसा था कि सभी छोटी छोटी नालियां बनी हुई थी पानी को ले जाने के लिए घरों से, और वो नालियां आगे जाकर एक मेन ड्रेन या मुख्य नाली से जुड़ जाती थी और मुख्य नाली पूरे क्षेत्र का पानी लेकर चली जाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर कंजर्वेशन की, जल संरक्षण प्रणाली की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नगर थे, अर्बन प्लानिंग जो यहाँ की थी वो ऐसी थी कि जिन क्षेत्रों में वर्षा कम हो रही है या वहां पर जो भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर सूटेबल नहीं है पीने के लिए, तो वहां पर क्या होता था, वाटर रिजर्वायर बनाया जाता था। और ये वाटर रिजर्वायर क्या होता था, जब भी बारिश होती थी ये भर लिए जाते थे और पूरे वर्ष यूज किए जाते थे। तो ये हमने पूरा क्या देखा, पहले हमने देखा था नेमिंग, उसके बाद हमने देखा अर्बन प्लानिंग या शहरी नियोजन की हड़प्पा सिविलाइजेशन में आज से 5000 वर्ष पहले जो अर्बन सिटीज थी या अर्बन प्लानिंग थी वो कैसी थी। आज जो हम देखते हैं शहरों में कि शायद उतनी अच्छी व्यवस्था आज भी नहीं हो पाई है जितनी तब थी, तो वो किस लिए थी, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा जागरूक थे, वो हम आगे देखेंगे। तो ये हमने आज पूरा देखा। एक तो पहले हमने क्या देखा, नेमिंग ऑफ सिविलाइजेशन, उसके बाद हमने देखा अर्बन प्लानिंग। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर कल इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।